जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ और अल्लाह ताला की ज़ात से आप सबकी खैरियत के लिए दुआगो हूँ। स्टूडेंट्स, माशाल्लाह हम 2022 में दाखिल हो चुके हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा गुजारेगा और आप लोगों के लिए स्टडी के मैदान में, ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में अल्लाह ताला की ज़ात आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे। स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो उसका ताल्लुक बेसिकली बीएस इंग्लिश थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ है जो अपने कोर्स में क्लासिकल नावल के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिकल नावल एक सब्जेक्ट है उनके सिलेबस में, वो उसकी रीडिंग करते हैं। क्लासिकल नावल के अंदर जनाब 3 बुक्स हैं। सबसे पहले प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, उसके बाद है जोसेफ एंड्रयूज़ बाय हेनरी फील्डिंग, जिसके हवाले से मैं 2 बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ बनाकर अपने चैनल पर दे चुका हूँ। और तीसरी ये बुक जनाब आपके सामने इस वक्त आ चुकी है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, जिस पर हम आज की वीडियो बना रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम नावल के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। नावल के कितने हिस्से होते हैं, फिर एक एक हिस्से की डिटेल भी करेंगे। याद रखिएगा, किसी चीज़ के हिस्से करने को हम पार्सिंग कहते हैं और फिर उसकी डिटेल को जानने को हम एनालिसिस कहते हैं। तो हम नावल के हिस्सों को अलग अलग भी करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या उसके हिस्से हैं और फिर उन हिस्सों की डिटेल भी पढ़ेंगे। अब जाहिर है, जो लोग नावल की हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, नावल के बारे में जानना चाहते हैं, नावल क्या होता है, उनके लिए किताब जनाब एक बड़ी गाइड बुक के तौर पे काम करती है। और वैसे भी जो स्टूडेंट बाद में प्रोफेशनल नावल राइटिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये किताब बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक रोड मैप है। वो आपको बताती है कि जी नावल राइटिंग क्या होती है, नावल की रेसिपी क्या है, नावल के अंदर क्या क्या होता है। तो हम एक एक हिस्से को जनाब बड़े सुकून से और बड़ी तरतीब के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में ना पहली वीडियो स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल बुखारी इंग्लिश चैनल 786 को सब्सक्राइब करें, अपने इसको लाइक किया करें, कमेंट करें, शेयर करें, इन वीडियोस को अपने दोस्तों यारों तक पहुँचाएँ। ख़ास तौर पर जो बच्चे बीएस इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरा चैनल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात के फजल करम से आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह मज़ीद भी जैसे जैसे सेमेस्टर्स आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कोर्स आपका बढ़ता जाएगा, टाइम आगे बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ों को आसान करके ये चैनल आपके सामने पेश करता ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, से मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी किताब की तरफ, जिसका नाम है जी एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल। किताब मंजर आम पर आई 1927 को। एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर साहब ने ये किताब लिखी थी। फॉस्टर का नाम इंग्लिश के अदबी हलकों में कोई तारुफ का मोहताज नहीं है। फॉस्टर के ऊपर, इसकी लाइफ के ऊपर जो डिटेल है, इंशाल्लाह ताला वो डिटेल जनाब हम फिर कभी पढ़ेंगे। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि फॉस्टर साहब जो हैं 1879 में बर्थ हो रही है जनाब, 1970 में डेथ हुई। और इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, एसेज भी लिखते रहे हैं, नावल राइटिंग भी करते रहे हैं। और आप इनके नावल्स के अंदर, इनकी बुक्स के अंदर, इनके काम के अंदर मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स का काम भी देखेंगे। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट का काम नहीं है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स का इनके ऊपर काम है। मेडिटेरेनियन लिटरेचर भी आपको इनकी कामों में नज़र आएगा, तो उसका ब्लेंड भी है इनके कामों में। तो बेसिकली ये जो किताब है एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, ये 1927 में बुक फॉर्म में आई थी। इससे पहले ये लेक्चर्स की सूरत में ये बुक थी। बाद में फिर इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जनाब इसको बाकायदा लेक्चर फॉर्म से बुक फॉर्म में तब्दील किया गया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स से मैं इनके बारे में ये बात बताना चाहता हूँ कि फॉस्टर साहब जो थे वो उस ब्लूम्सबरी ग्रुप का हिस्सा थे जिसकी मेंबर जो थी वो वर्जीनिया वुल्फ थी। और ये ग्रुप जो था वो अदबी हलकों में बड़ा मशहूर था और ये ग्रुप किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इस औरत ने, इस लिटरेरी लेडी ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नामी नावल की टाइप का इंट्रोड्यूस भी इसको करवाया था, उसका इंट्रोडक्शन भी करवाया हुआ है। यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल जो है वो वर्जीनिया वुल्फ से रिलेटेड है, वर्जीनिया वुल्फ से कनेक्टेड है। वो नावल क्या होता है इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो ज़रूर कभी मैं आपके लिए बनाऊंगा। खैर, अभी हम चलते हैं कि जी एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल है क्या। आगे सवालिया निशान है। ये एक नॉन फिक्शन बुक है जी, इट्स अ नॉन फिक्शन बुक। अब स्टूडेंट, मैं आपके लिए नॉन फिक्शन लफ्ज़ को बड़ा आसान करके बताऊंगा। नॉन फिक्शन का मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर स्टोरी एलिमेंट ना हो। फिक्शन का मतलब होती है जी फर्जी कहानी। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको चीज़ें बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करते हुए।
नॉन फिक्शन का मतलब हो गया ऐसी किताब जो कि स्टोरी बेस्ड नहीं है, फर्जी नहीं है, इसके अंदर बड़ी मटेरियल बातें हैं, इसके अंदर समझ लें कह सकते हैं कि रियलिटी बेस्ड बातें हैं। सो इट्स नॉट अ नॉवल, इट्स अ नॉन फिक्शन बुक। ओके हो गया। नेक्स्ट है जी कि ये किताब पहले तो लेक्चर फॉर्म में थी, बाद में फिर बुक फॉर्म में आई। देखा गया कि फॉस्टर के इन लेक्चर्स की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो जनाब इसको बुक फॉर्म दे दी गई। और मैंने आपको बताया था कि ये बुक फिर 1927 में मंजर आम पर आई थी। ये लेक्चर दिए थे फॉस्टर साहब ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। ट्रिनिटी कॉलेज भी किसी नाम का मोहताज नहीं है, ये बहुत सारे अंग्रेज़ी राइटर्स की इल्मी दरसगाह रही है। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। आपको इस दरसगाह का नाम रसल, बर्टन रसल के लाइफ हिस्ट्री में भी आप देखेंगे। इससे पहले फ्रांसिस बेकन की लाइफ हिस्ट्री में भी आपको इस दरसगाह का नाम नज़र आएगा, बड़े सुनहरी रूप में नज़र आएगा। ये जो लेक्चर्स थे ये किस बारे में थे? ये 7 एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल के बारे में थे। नावल के 7 पहलू बताए थे फॉस्टर साहब ने। पहला जो पहलू था जी स्टोरी, फिर करेक्टर्स, प्लॉट, फैंटेसी, प्रोफेसी, पैटर्न एंड रिथम। ये जनाब 7 उसने पहलू इंट्रोड्यूस करवाए थे। और फॉस्टर साहब ने यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है जी ऊपर। फॉस्टर साहब ने कहा इस किताब को इसके 7 एस्पेक्ट्स को बयान करते हुए इस्तेमाल किया है मेटाफर ऑफ म्यूज़िक, यानी वो म्यूज़िक का मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। मेटाफर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मेटाफर देखें, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। दो चीज़ों का आपस में मुआवजना करना हो तो मेटाफर इस्तेमाल होता है, लेकिन मुआवजना ऐसा है कि वो मुआवजना लगे ही ना। मतलब मेरा बेटा चांद जैसा है, ये सिमिली है, तशबीह है। मेरा बेटा चांद है, डायरेक्ट ही कह देना ये मेटाफर है। मतलब कहना तो यही है ना कि चांद की तरह खूबसूरत है, लेकिन आपने जैसे वाले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। तो मेटाफर है कंपैरिजन, लेकिन कंपैरिजन लगे ना। तो वो ये कहते हैं कि जी नावल राइटिंग जो है, फॉस्टर कहता है कि वो नावल जो होता है ना वो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक की तरह नहीं, म्यूज़िक होता है। तो इसीलिए इसके 7 पहलू बयान करते हुए वो इनमें पैटर्न भी डाल देता है, वो इनमें रिदम भी डाल देता है। अब ये चीज़ें आप देखेंगे तो ये चीज़ें म्यूज़िक से रिलेटेड हैं। पैटर्न का ताल्लुक विजुअल आर्ट से है, लेकिन जब आप म्यूज़िक को ड्रॉ करते हैं तो वो भी एक प्रॉपर पैटर्न बन जाता है। रिदम का ताल्लुक भी म्यूज़िक से ही है। तो ये दोनों चीज़ें म्यूज़िक में इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि वो नावल राइटिंग को म्यूज़िक से तशबीह देता है, म्यूज़िक से कंपेयर करता है, तशबीह न कहें, म्यूज़िक से कंपेयर करता है, उसका मेटाफर म्यूज़िक का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इन चीज़ों को उसने कहा जी मैं अपने डिस्कशन के अंदर बिल्कुल कंसीडर नहीं करूँगा। मैं नहीं कंसीडर करूँगा कि नावल की हिस्ट्री क्या है, मैं नहीं कंसीडर करूँगा कि नावल किस लैंग्वेज में लिखे गए, मैं नहीं देखूँगा कि नावल कहाँ पर बैठ के लिखे गए, यानी कि लोकेशन क्या थी। मैं नहीं देखूँगा कि नावल किस टाइम में लिखे गए। मैं सिर्फ ये देखूँगा कि नावल क्या है। बल्कि वो कहता भी है एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल में कि मैं ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि दुनिया जहान के तमाम नावलिस्ट एक जगह पर बैठे हैं और वो बैठ के नावल राइटिंग कर रहे हैं। उसमें ये नहीं मैंने देखना कि ये माजी का है, ये मौजूदा है, ये भारत का है, तो ये पाकिस्तान का है, तो ये यूरोपियन है। वो कहते हैं सारे नावलिस्ट को मैं इमेजिन करता हूँ कि वो एक ही जगह पर बैठ के लिख रहे हैं और हमने उनके नावल्स को पकड़ा और उनमें से डिफरेंट चीज़ें देखनी हैं। तो लिहाजा he will not consider history of the novel, language of the novels, location of the writers or novels, लोकेशन, टाइम इन विच नॉवेल्स आर रिटन। तो वो किसी चीज़ को भी नहीं देखेगा, किसी चीज़ को भी कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ पर MCQs की इम्पोर्टेंस भी ज़ाहिर है जी, बस ये सारी चीज़ें MCQs में भी आपको काम आएंगी। और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको फॉस्टर्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ कि वो नावल के बारे में क्या समझता था, क्या ख्याल करता था, नावल को कैसे डिफ़ाइन करता था। वो सामने नीली पट्टी के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी है। एनी फिक्टिशियस प्रॉज वर्क ओवर 50,000 वर्ड्स। वो कहता है कि कोई भी फ़र्ज़ी काम, कोई भी फ़र्ज़ी नसर का काम जिसके अंदर 50,000 से ज़्यादा अल्फाज हैं, तो मैं उसको नावल समझता हूँ। यानी कि कुछ भी लिखा है वो फ़र्ज़ी लिखा है और वो नसर में लिखा है और उसमें 50,000 से ज़्यादा अल्फाज हैं, तो फॉस्टर उसको नावल कहता है। ये है जी इसकी नावल की डेफिनेशन, और ये आपको आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब हम पहले एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं। मैं स्टूडेंट्स इन एस्पेक्ट्स की बाकायदा एक सीरीज़ में वीडियोस अपलोड करूंगा। आज मेरी पहली वीडियो है, तो मैं आप स्टोरी के ऊपर जनाब पहली वीडियो अपनी बना रहा हूँ। फिर ज़ाहिर है जो नेक्स्ट एस्पेक्ट होगा करेक्टर, फिर उसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। स्टोरी के बारे में क्या है जी, स्टोरी आपको पता कहानी को कहते हैं।
और ज़ाहिर है नावल के अंदर कहानी तो होती है। अब कहानी क्या होती है फॉस्टर के नज़दीक, किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह की होती थी कहानियाँ, कैसी होनी चाहिए, क्या उनमें ऐड करना चाहिए, क्या एक अच्छी कहानी कहलाती है, वो हम देख लेते हैं। तो ये कहते हैं स्टोरी क्या है, अ नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन देयर टाइम सीक्वेंस। वाक़यात का ऐसा बयान जिनको उनके टाइम के हिसाब से, टाइम की तरतीब से अरेंज किया गया हो। यानी जो पहले वाक़या हुआ है वो नंबर 1, जो दूसरा वाक़या है नंबर 2, जो तीसरा वाक़या है नंबर 3। इट सिंपली टेल्स अस व्हाट हैपेंड एंड व्हेन हैपेंड। स्टोरी कहता है हमें सिंपली वो ये बताती है क्या हुआ और कब हुआ। It is time sequence that brings together all the random episodes into a chronological order, making a story। कहता है ये टाइम की तरतीब ही होती है जो तमाम रैंडम वाक़यात को एक बाकायदा तरतीब में लेकर आती है और एक स्टोरी बनाती है। यानी कोई वाक़या इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई वहाँ पड़ा है, उन तमाम वाक़यात को देखा गया, कहाँ कहाँ कब कब कौन सा वाक़या हुआ, उनको उनके टाइम के हिसाब से जोड़ दिया गया, तो वो बन गई स्टोरी। सो वी कैन assume टाइम सीक्वेंस टू बी अ रोप। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम की तरतीब है ये एक रस्सी है, बाइंडिंग टुगेदर, जो जोड़ देती है आपस में बीड्स, दानों को, रैंडम एपिसोड्स, जिनको हम रैंडम एपिसोड्स कहते हैं, टू मेक अ ब्यूटीफुल रोजरी, ताकि खूबसूरत सी माला बन जाए, नोन एज स्टोरी, उसको स्टोरी कहेंगे। यानी हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि टाइम सीक्वेंस जो है, जो टाइम की तरतीब है, वो एक रस्सी है जो बिखरे हुए दानों को यानी मुख्तलिफ वाक़यात को आपस में जोड़ देती है और एक खूबसूरत सी माला बन जाती है। उस माला को जनाब हम स्टोरी कहते हैं। तो मैंने ये जो टाइम सीक्वेंस और वाक़यात के लिए जो इस्तारा इस्तेमाल किया है वो मैंने तस्बीह का, या अगर आम ज़ुबान में देखा जाए, आम मफ़हूम में देखा जाए, तो मैंने माला का इस्तारा इस्तेमाल किया है, मेटाफर इस्तेमाल किया है। मैंने सोचा अभी फॉस्टर नावल के लिए म्यूज़िक का इस्तारा, म्यूज़िक का मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है, तो चलो हम भी को थोड़ा सा मेटाफर इस्तेमाल कर लें। बट दिस एम्फोसिस ऑन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज़ एन आइडिया। लेकिन कहता है ये जो टाइम की तरतीब के ऊपर ज़्यादा जोर है, ये एक ऐसा आइडिया है क्वाइट ऑपोजिट टू नॉर्मल हैपनिंग्स ऑफ लाइफ। ये जो आइडिया है ना, ये आम जिंदगी के वाक़यात के बिल्कुल बरक्स है। मतलब हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ एक तरतीब के साथ तो नहीं होती ना। ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले पैदाइश तो ज़ाहिर है सबकी होनी है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरी आपकी तालीम शुरू हो जाए, फ़ौरी आपको नौकरी मिल जाए, फ़ौरी शादी हो जाए, फिर फ़ौरी बच्चे हो जाएंगे। मतलब कि ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हमारी जो है वो ज़िंदगी में ये सारा कुछ मतलब ये है कि एक जैसा ही होता है। किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ें आगे पीछे भी हो सकती हैं। सो कोई नेसेसरी नहीं है कि ये चीज़ें जनाब एक तरतीब से ही होंगी। तो लिहाजा टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार जो है इज़ क्वाइट ऑपोजिट टू नॉर्मल हैपनिंग्स ऑफ लाइफ। आगे पीछे भी चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आपने एक तरतीब से चीज़ें बतानी हैं तो फिर स्टोरी में स्पेशल क्या होगा, लोग इसको पढ़ेंगे क्यों। लिहाजा फॉस्टर मेंशन्स टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर दैट मस्ट बी कंसिडर्ड इन नॉवल राइटिंग। फॉस्टर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में बताता है जो नावल लिखते हुए आपको ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जी सस्पेंस। नंबर 1 सस्पेंस मतलब तजस्सुस। द स्टोरी मस्ट बी बिल्ड अराउंड द क्वेश्चन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। स्टोरी के अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि भी आगे क्या हुआ, ऑडियंस के अंदर तजस्सुस पैदा हो जाए आगे क्या होगा। एक तो ये तजस्सुस वाला एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात है स्टोरी के अंदर जनाब वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड इन नॉवल राइटिंग इन एडिशन टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो टाइम की तरतीब ज़रूर रखें लेकिन वैल्यू भी ऐड करें ना। मतलब ये है कि कोई इंपॉर्टेंट जो वाक़यात हैं, इंपॉर्टेंट वाक़यात को आप ज़्यादा हाईलाइट करें, वाक़यात की इंपॉर्टेंस भी बताएं, वाक़यात को इंपॉर्टेंस के एतबार से भी आप अरेंज करें। यही नहीं है कि छोटे मोटे फजूल से वाक़यात आप बताते जाएं, जैसे नॉर्मल लाइफ में हो रहे हैं वैसे आप बताते जाओ और बस वो हो गए। बल्कि नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप देखें तो हर चीज़ नॉर्मल नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती। तो लिहाजा आप टाइम के एतबार से ज़रूर चीज़ें बयान करें लेकिन वाक़यात को अहमियत के एतबार से भी बयान करें। उसमें तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन वाक़यात की अहमियत बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, फॉस्टर नेम्स टू नॉवेल्स हेयर टू स्ट्रेंथन इज व्यू पॉइंट। फॉस्टर यहाँ पे 2 नॉवेल्स का नाम भी लेता है
अपना पॉइंट ज़ाहिर करने के लिए, अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हमने देखना है कि नावल कौन सा है, फिर उस लिखा किसने है, फिर ये देखना है कि उसके अंदर टाइम है, टाइम सीक्वेंस है, सस्पेंस है, वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है उनके अंदर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले नावल है जी दी एंटी क्वेरी। दी एंटी क्वेरी, मैं इसको ज़रा डार्क कर देता हूँ, शेडो में ले जाता हूँ। लिखा था सर वॉल्टर स्कॉट ने। अच्छा, इसके अंदर टाइम सीक्वेंस है, यस। सस्पेंस था, यस। वैल्यू नॉट एट ऑल। मतलब कि वाक़यात को अहमियत के एतबार से अरेंज नहीं किया गया, बस टाइम सीक्वेंस का ही ध्यान रखा गया। दूसरा नावल है जी रशियन नावलिस्ट का लिखा हुआ है, वॉर एंड पीस, बहुत मशहूर ज़माना नावल है, टाइम लगे तो लाजमी पढ़िएगा, आउटस्टैंडिंग स्टोरी। लियो टॉल्स्टॉय साहब ने लिखा, इज़ अ वेरी फेमस रशियन नावलिस्ट। इसके अंदर, इस नावल के अंदर टाइम सीक्वेंस भी है, वाक़यात एक तरतीब से हैं, सस्पेंस भी है, वैल्यू भी है। तो इसलिए E.M. फॉस्टर साहब के नज़दीक वॉर एंड पीस जो है वो एक मुकम्मल बेहतरीन नावल है, क्योंकि इसके अंदर तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। जी जनाब, बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल हम शॉर्ट बनाते हैं जी। अब बिल्कुल लास्ट में पॉइंट आ चुका है, 7वां पॉइंट है। अमेरिकन राइटर गर्ट्रूड स्टेन ट्राई टू फोकस ऑन द वैल्यू अबॉलिशिंग टाइम सीक्वेंस ऑल टुगेदर फ्रॉम द नॉवल बट एंडेड इन फियास्को। कहते हैं कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट है गर्ट्रूड स्टेन, इस बंदे ने एक तजर्बा किया कि अपने नावल में सिर्फ वैल्यू बेस्ड इवेंट्स ही पेश किए कि जिनकी अहमियत थी, वही वाक़यात पेश किए। टाइम सीक्वेंस को निकाल ही दिया कि कौन सा वाक़या किस वक्त हुआ। तो नतीजा क्या निकला है कि नाकामी में ये रिज़ल्ट निकला। लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा अहम वाक़या कब हुआ। अगर आप टाइम सीक्वेंस निकाल देंगे तो लोग कंफ्यूज रहेंगे, लोग ढूंढते ही रहेंगे कि कौन सा वाक़या कब हुआ। जब उनको खुद मेहनत करनी पड़ेगी तो समझ लें कि उनका इंटरेस्ट आपके काम में ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा स्टोरी में टाइम सीक्वेंस भी हो, सस्पेंस भी हो, वैल्यू भी हो, तभी वो एक अच्छा नावल करार दिया जाएगा, एक अच्छा नावल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, पहला एस्पेक्ट मैंने डिस्कस कर दिया। इंशाल्लाह दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।